नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा सोमवार को दिखाई दिया। कोहरा इतना घना था कि 5-10 मीटर की दूरी तक भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट बताया था। 15 दिसंबर को स्थिति बहुत ही खराब रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में 15 और 16 दिसंबर को और उत्तर पूर्वी भारत में 15 से 19 दिसंबर, हिमाचल में 15 से 17 दिसंबर तक घना कोहरा रहने के आसार हैं। वायु प्रदूषण के साथ हवा की स्थिति और खराब रही। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घने कोहरे से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 4 तस्वीरों में हम आपको कोहरे का नज़ारा दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर कोहरे की सफ़ेद चादर जमी हुई है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि 5-10 मीटर की दूरी पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देख गए हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिला है। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के वो इलाके हैं जहां पर ये कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। तो उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखने को मिला है और सफ़ेद चादर में फिलहाल ये इलाके ढके हुए नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी समय से लंबित है, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि नए अध्यक्ष मिलने तक नितिन नवीन जेपी नड्डा की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। आमतौर पर जब चुनाव करीब होता है तब कार्यकारी बनाए जाते हैं। यह चुनाव से पहले की एक अहम प्रक्रिया है। हालांकि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना उनको मिली एक बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी में परंपरा है कार्यकारी अध्यक्ष ही पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त होते रहे हैं। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निश्चित रूप से आज बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के कार्यकर्ता को काम करने की जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है।
और मैं इसके लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री जी को, बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा हैं, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उनको और पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए कि बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे और बहुत पुराना उनका पार्टी से लगाव रहा। पूरा अभी इस चुनाव में भी जिस तरह से वो एक्टिव थे पूरा कार्यक्रम को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। ये बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है देश के लिए भी, खास करके बिहार के। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हारे तो बीजेपी का वजूद बढ़ जाएगा। नहीं, अब खड़गे जी सब सपना में रहते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी कभी हारेंगे ही नहीं। कब हारे? अभी आगे भी रहेंगे 29 तक, 29 से। रविवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की लखनऊ में ताजपोशी हुई, जिसमें पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दिखाई। इसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर जी और सर बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन, बेहद खुशी। हमारे देश का भी अध्यक्ष और हमारे उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष, आज दोनों की घोषणा और दोनों खुशी, आज डबल नहीं 4 गुना खुशी हो गई। 27 की भी खुशी और 29 के लिए भी खुशी। धन्यवाद। तस्वीरें आपने देखी, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकल रहे हैं और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बनने को लेकर के तो कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी ही, साथ साथ 27 की भी शुभकामनाएं देते नजर आए। बहरहाल कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। बातों से ऐसा लग रहा है कि 27 के लिए एक बड़ा प्रहरी मिल गया है। कैमरा से योगी सौरभ के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। पंकज जी, नए अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी मिली है जी। पंकज जी, नए अध्यक्ष आप बन गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहें? आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे सर पे आया और निश्चित तौर से मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अभी इसके साथ अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ के कार्य योजना तय करके आगे कैसे काम करना है वो काम शुरू करें। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सर, पीडीए का एक बड़ा मोड़ बैठ करके हम अपने टीम के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनानी है बात करके भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ पंकज चौधरी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो भाजपा कार्यालय में अब यहाँ से वो जा रहे हैं और आज की वो तारीख है जब बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कैमरा से योगी सौरभ के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ मेगा रैली में सियासी बयानबाजी चरम पर रही। वोट चोरी के आरोपों को लेकर आयोजित इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में सत्य और असत्य के बीच लड़ाई चल रही है और कांग्रेस सत्य के साथ खड़े होकर आरएसएस सरकार को हिंदुस्तान से हटाएगी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन
बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए हरियाणा से आए हैं, इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सिविल लाइन बस अड्डे के पुनर्निर्माण को देखते हुए रोडवेज बस अड्डे को सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने शिफ्ट कर अस्थायी रूप से विद्या वाहिनी बस अड्डा बनाया गया है। इस अस्थायी बस अड्डे से श्रद्धालु महज 1 किलोमीटर की दूरी तय कर मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि संगम रोड तक पहुँचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। विद्यापुर डिपो का वाहन, जिसका रूट विद्या वाहिनी केपी ग्राउंड से मिला है लखनऊ जाने के लिए, 11:30 से 12 उसका टाइम है। वो 10 बजे आकर के सिविल लाइन से वहीं सवारी भर करके 10:30-11 बजे निकल जाती है। तो उससे कितनी दिक्कतें हो रही यहाँ पे? उसके बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ से जो सवारी यहाँ आती है वो सवारी नहीं आ रही है। वहीं पे अगर वाहन जो पा रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा है। यात्री साधारण बस में नहीं हो पा रहे हैं, वहीं से चली जाती है सिविल लाइन से। क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया है, तो क्या यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया है लखनऊ के लिए, तो आता है वही जाके भरता है मिर्जापुर डिपो का और वहीं से निकल जाता है। तो यहाँ भी यात्रियों की कमी हो रही है? हाँ जी, बहुत कमी हो रही है, यात्रियों के लिए असुविधा हो रहा है ना, वहीं से निकल जाता है, फिर कोई बस नहीं पाते यात्री, घूमते टहलते रहते हैं। मथुरा में एसओजी टीम और थाना रिफाइनरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25-25 हज़ार रुपये के इनामी छात्र लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ देर रात रेलवे स्टेशन के पास जंगल क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान अमन उर्फ नंदीप,
लक्ष्मण पुत्र दिनेश और आशीष पुत्र महेश चंद्र, तीनों निवासी थाना मलपुरा जनपद आगरा के रूप में हुई है। बदमाशों के पास से लूटी गई 5 किलो 500 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एक हीरो डेलक्स मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस बरामद किए गए। आज एसओजी की टीम एवं थाना रिफाइनरी की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 8/12/2025 को रिफाइनरी क्षेत्र के रिफाइनरी प्लांट के गेट नंबर 9 पे एक व्यापारी के साथ करीब 9 किलो की चांदी की लूट की घटना हुई थी। उसमें पहले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष 3 अभियुक्त जो वांछित चल रहे थे, आज एसओजी और रिफाइनरी की टीम को एक सूचना मिली कि वो तीनों व्यक्ति रेलवे कॉलोनी के पास जंगल में चोरी का जो चांदी था उसके बंटवारे के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही दोनों टीमों ने तत्परता से कार्रवाई की और जब अभियुक्तों ने अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देखा तो पुलिस की टीम पर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी संयमित रूप से फायरिंग की, जिसमें कि उन तीनों को गोली लगी, जिसमें एक को हाथ में एवं 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। गोली जिनको लगी उनके नाम अमन, लक्ष्मण और आशीष हैं। ये तीनों ही मलपुरा थाना क्षेत्र जनपद आगरा के रहने वाले हैं और इनके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, लूट की हुई चांदी एवं 3 तमंचा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायलों को उपचार के हेतु तत्काल ही जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर एक महिला का अनोखे तरीके से इलाज करने का वीडियो छाया हुआ है। पीठ दर्द से परेशान महिला को उल्टे मिट्टी के घड़े पर बैठाया जाता है। एक शख्स महिला के दोनों पैर पकड़कर ऊपर उठाता है और फिर हाथ से डंडा लेकर खड़ा शख्स पूरी ताकत से उस घड़े को डंडे से तोड़ देता है। महिला धड़ाम से नीचे गिर जाती है। दावा किया जाता है कि ऐसा करने से महिला का पीठ दर्द ठीक हो जाएगा। हमने इस वीडियो की पड़ताल की और इस पूरे मामले की तह तक जाकर सच जानने की कोशिश की। दरअसल ये वीडियो मेरठ का है। मेरठ के किठौर थाना इलाके के हसनपुर कला गांव में देवेंद्र गुजर नाम का शख्स रहता है। देवेंद्र का दावा है कि जो इस तरह का इलाज करता है और ऐसा करके वो अब तक अनगिनत लोगों का इलाज कर उन्हें फ़ायदा पहुंचा चुका है। हमने देवेंद्र से ऑन कैमरा उसके दावे के बारे में तहकीकात की तो सच सामने आया। उससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पीठ दर्द का शिकार हर मरीज जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि ये अचानक से आपको जकड़ लेता है और लंबे समय तक बना रहता है, जिससे आपको परेशानी होने लगती है। मेरठ में एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में अजीबोगरीब इलाज देखने को मिल रहा है। वो इलाज आप देख सकते हैं, सामने एक मटका है, मटके के ऊपर एक मरीज को बिठाया जाता है, जिससे उसकी पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या रीढ़ की जो डिस्क होती है वो हट जाती है, उसको यहाँ पर बिठाया जाता है और नीचे से उसका मटका फोड़ दिया जाता है और वो धड़ाम से गिरता है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो उस मटके को फूटने के बाद वो ठीक हो जाता है, दवाई दी जाती है। अब आप देखिए सामने हमारे साथ मौजूद हैं जो ये इलाज करते हैं। हालांकि अभी ये डॉक्टर नहीं है, इनको डॉक्टर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक समाज सेवा करने की ये बात कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र गुज्जर है। देवेंद्र जी, एक आप इलाज कर रहे हैं, लगातार आपकी वीडियो वायरल हो रही है, देखा जा सकता है सोशल मीडिया पर कई जो है ट्रोल भी किया जा रहा है आपको। आप किस तरीके से इलाज करते हैं? सर मैं ये जो पेशेंट है इनकी डिस्क में दिक्कत है, जो बोलते हैं मन का हट जाता है, तो ये कच्चा घड़ा है, मैं इस पे ट्रीटमेंट करता हूँ। जब पेशेंट घड़ा फूटता है और नीचे गिरता है तो जो उसका मन का है वो बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं उसे दवाई देता हूँ, जो दवाई मैंने खुद तैयार करी है, आयुर्वेदिक दवाई, और 20 दिन में मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मैं पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। अच्छा, क्या मन में सोचा आपने कि आपके मन में ये बात आई है और आप इस तरीके का इलाज कर रहे हैं? देखा भी ये भी जा सकता है कि लोग आपके पास दूर दूर से भी आ रहे हैं, आपने कहा है अभी, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है। कहाँ से आपने इस काम सीखा और कहाँ से मन में बात आई? आप सर मैं एक एथलेटिक खिलाड़ी हूँ, जो 18 साल से मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, और इससे पहले भी मैंने फोर्स में ड्यूटी करी है। यहाँ तक भिन्न भिन्न जगह पे मैंने ड्यूटी कर रखी है, जैसे कि मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, श्रीनगर हो गया, भोपाल हो गया,
और उसके बाद मैंने एनएसजी भी ज्वाइन करी है, वीआईपी के साथ मैंने ड्यूटी भी करी है। तो मेरे के खुद को दिक्कत थी ये। और राजस्थान में, ये मैंने राजस्थान से सीखा, राजस्थान में इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहीं से ही मैं भी ठीक हुआ, वहीं से ही मैंने दवाई ली और वहीं से ही फिर उसके बाद मैंने भी एक समाज सेवा करने की ठानी और जो मैं आज समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं लोगों का उपचार कर रहा हूँ और वो उपचार 100% बिल्कुल कारगर है और इससे बंदे ठीक भी हो रहे हैं। आपने 100% का दावा किया है, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको एक जो है आप दावा कर रहे हैं उन पर? नहीं सर, मैं देखो किसी भी डॉक्टर को मैं दावा नहीं कर रहा, ना मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज है और मैं इसे हमेशा करता रहूंगा। मैं किसी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आप पे कोई डिग्री है? नहीं सर, मेरे पे कोई डिग्री नहीं है। क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मैं किसान का बेटा हूँ और एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है और इसमें मेरा अलग कोई बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, आप एक जो एक डेमो है अब आप हमें करके दिखाइए। आप देख सकते हैं कि सामने ये डेमो है, ये दिया जा रहा है। अब ये मटके पर मरीज को बिठा दिया गया है, अब ये मटका फोड़ेंगे। दिखाइए मटका फोड़ करके किस तरीके से आप मटका फोड़ते हैं, और मटके से फूटने से चोट भी लग सकती है? नहीं सर, चोट नहीं लगेगी। अच्छा, मटका फोड़ा। देखिए आप सामने ये जो इंडिया वॉइस की टीम है यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ताकि ये जो वीडियो वायरल हो रही है ताकि हम इसकी सच्चाई तक तह तक पहुंच सके, किस तरीके से यहाँ मटका फोड़ा जाता है और क्या कुछ इसका इलाज किया जाता है। देखिए मटका फोड़ दिया है, अब ये मटका फूट गया है, अब ये मरीज जो है खड़ा हो गया है। मरीज से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशुल भाटी। अंशुल जी, आपके कमर में दर्द था, क्या था? कमर में झटका आया था जी मेरी। अब कैसा फील हो रहा है? जैसे आप नीचे धड़ाम से गिरे हैं, क्या बताओ? मैं झटका तो बहुत तगड़ा लगा वैसे, पर अब ऐसा लग रहा कुछ हड्डी सी खींची हो नीचे को या नस से खींची हो, शरीर खुल सा गया हल्का। अच्छा, लग रहा है आपको कुछ आराम होता है। हाँ। अच्छा, आप दवाई किस तरीके से देते हैं, क्या फीस लेते हैं? सर मेरी कोई फीस नहीं है, भाई बोल सकते हैं। मैंने आज तक ना किसी से कोई फीस लिया, ना मैं कोई दवाई के पैसे लेता हूँ। सिर्फ मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा काम है कि पब्लिक ठीक हो। बताया जा रहा है कि आप पहले आर्मी में थे? जी, मैं पहले आर्मी में था सर, फोर्स में था मैं। सन 2002 में भर्ती हुआ था मैं, ठीक है, सीआरपीएफ के अंदर। मेरी जो बटालियन थी वो 75 बटालियन थी मेरी सीआरपीएफ के अंदर। और मैंने भिन्न भिन्न जगह पे ड्यूटी करी है, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे कि शिलोंग हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, भोपाल, श्रीनगर में मैंने ड्यूटी करी है। और उसके बाद मैंने एनएसजी भी करी है, 5 साल में एनएसजी में रहा हूँ, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी रहा हूँ। अच्छा, आप 100% इलाज कर देते हैं? जी, 100% कर सकता हूँ। और सर आपको जो मेरे पेशेंट है खुद बता देंगे कि इन्हें आराम है या नहीं है। किस चीज़ों का आप इलाज करते हैं? सर मैं जैसे कि डिस्क में दिक्कत है, या हमारे घुटने में गैप है, या सर्वाइकल है, साइटिका है, या नस ब्लॉक है, सबका इलाज कर देते हैं आप। तो देखा आपने, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रविंदर जी गुज्जर जी, जो यहाँ मेरठ के हसनपुर में इनका यहाँ एक क्लिनिक है, उन्होंने बनाया हुआ है घर के अंदर ही। और वो लगातार कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो को देखते हुए लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर अपना इलाज कराने आ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये कि वायरल वीडियो है। और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंडिया वॉइस की टीम आज हसनपुर पहुंची थी और पहुंचने के बाद हमने देखा है, हालांकि मरीजों से भी बात करी है। मरीजों का भी कहना है कि हमें जो है 30 से 40% आराम मिल रहा है। हालांकि ये ना मरीज से किसी चीज़ की बात रखते हैं, किसी दवाई के पैसे या फिर देखने की जो फीस होती है उसके पैसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक समाज सेवा की बात कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफ़ी, इंडिया वॉइस, मेरठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा कि अब लोग वापस लौट रहे हैं। जहां उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब लोग सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर वापस अपने गांव लौट रहे हैं। होम स्टे योजना, एप्पल मिशन योजना, कीवी बागवानी से जुड़ने के लिए और सरकार की मदद से हो रहे फायदे के लिए वापस आ रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्बोधन में भी कहा कि 30 से ज़्यादा नीतियां बनाई गई जो कहीं न कहीं रोजगार परक या रिवर्स पलायन को कराने के उद्देश्य हैं, ताकि लोग आएँ अपने घर पर, चाहे एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन है, या अभी आपने पिछली कैबिनेट में देखा कुक्कुट पालन को लेकर भी काफ़ी सब्सिडी की गई, पाली हाउस में
जो है लगाने वालों को 80% ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। जो सोलर फार्मिंग की बात की मुख्यमंत्री सौर योजना, वो काफ़ी लोकप्रिय है और उस पर युवा सौर उत्पादन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं शीतकालीन पर्यटन भी जो शुरू हुआ है, शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है, चार धाम यात्रा बंद होने के बाद, क्योंकि शीतकाल में भी लोग यहाँ पर आए और कहीं न कहीं पर्यटन का जो एक उद्योग है उसको भी बल मिले और श्रद्धालु यहाँ आए, तीर्थयात्री यहाँ आए, आम पर्यटक यहाँ पर आए, तो उससे कहीं न कहीं जो रोजगार है सृजन होगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम मिलेगा और जो रिवर्स पलायन है कहीं न कहीं उसको भी एक उसका मार्ग प्रशस्त। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।